मध्यकालीन इतिहास के भाग नंबर 3 पेज नंबर 58 से। चलिए, फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान रहे थे। उसने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर की स्थापना किया था, जूना खां। आगे है, फिरोज ने ताश, घड़ियाल एवं जलघड़ी का भी निर्माण करवाया था। उसने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगाया था। इसमें एक मेरठ और दूसरा टोपरा में लगाया गया। इसी को हम दिल्ली टोपरा बोलते हैं, मतलब मेरठ टोपरा। फिरोज ने कुतुब मीनार की 4थी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिलें का निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार अब 5 मंजिल बन गई। परोपकारी कार्य, उसमें परोपकार का कार्य कौन कौन किया था? उसने दीवान खैरात विभाग स्थापित किया, जो मुसलमान अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। उसने दिल्ली के निकट एक खैरात अस्पताल यानी कि दार उल सफ़ा स्थापित किया। फिरोज ने दीवान इस्तिहाक की स्थापना की, जो मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद करने में संबंधित था। उसने मुगलों के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदगान बनाया। शिक्षा क्या रहा? शिक्षा, फिरोज विद्वानों का सम्मान करता था। उसके दरबार में बर्नी एवं शम्पे सिराज आफी जैसे विद्वान निवास करते थे। प्रमुख पुस्तकें व लेखक, अब कहता है कि फतह जहांदारी की लेखक कौन है? बर्नी है। फतह जहांदारी बर्नी है। तारीख फिरोज शाही बर्नी है। तारीख फिरोज शाही बर्नी, एगो तारीख फिरोज शाही फिर है शम्स सिराज आफिफ फतुहात फिरोज शाह तुगलक आत्मकथा है। अब आगे कहता है, उसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से प्राप्त 138 ग्रंथों में से कुछ का फारसी में अनुवाद करवाया जिसमें से एक का नाम दलाइल फिरोज शाही तथा जो नक्षत्र विज्ञान संबंधित है। धार्मिक नीति क्या रहा? फिरोज ने राज्य के शासन व्यवस्था में इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को प्रधानता दी। वह सूफी संत बाबा फरीद का अनुयायी था। वह बहुसंख्यक हिंदुओं के प्रति कठोर था। फिरोज ने खलीफा से 2 बार अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति ली और अपने को खलीफा नायब पुकारा। अन्य तथ्य क्या रहा? आधुनिक इतिहासकार एल फिंस्टन ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा। फिरोज की मृत्यु सितंबर 1388 में हुई। नसरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी। जान लेंगे, यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। उसका शासन दिल्ली तक ही सीमित रहा। उसके शासनकाल में मंगोल तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। नसरुद्दीन की मृत्यु 1412 ईस्वी में हुई, जिसके बाद तुगलक वंश का शासन समाप्त हो गया। 1412 ईस्वी में दौलत खान लोधी सुल्तान बना, परंतु खिज्र खान ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर स्वयं 1414 में दिल्ली के सियासत पर बैठकर एक नवीन राजवंश सैयद वंश की स्थापना की। अब आगे आपका सैयद वंश यानी कि 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था 1414 से 1421 ईस्वी तक। उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि रैयत-ए-आला की उपाधि से ही संतुष्ट था। वह तैमूर के पुत्र शाहरुख को निरंतर भेंट और राजस्व भेजता था। उसने कई वर्षों तक शाहरुख के नाम का खुतबा भी पढ़ा। उसकी मृत्यु 20 मई 1421 को दिल्ली में हुई। खिज्र खां ने अपने पुत्र बुहराम मुबारक शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसने शाह की उपाधि धारण की। उसने अपने नाम के सिक्के चलाए। उसने यमुना के किनारे मुबारकाबाद बसाया। उसने तत्कालीन विद्यमान याहिया सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया, जिसने उस समय के इतिहास तारीख मुबारक शाही को लिखा। मुबारक शाह सैयद शासकों में योग्य शासक था। ठीक, इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। बहलोल लोदी ने 1451 में उसे अपदस्थ करके दिल्ली पर लोदी वंश की स्थापना की। सैयद वंश का शासन केवल सैयद वंश का शासन केवल 37 वर्षों तक रहा। अब आगे है लोदी वंश।
बहलोल लोदी ने दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की। मध्यकाल भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना लोदियों ने ही किया। बहलोल लोदी 1451 से 1489। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी था। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। आगे है अफगान कहता है वह अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा साहू खेल से संबंधित था। उसकी महत्वपूर्ण सफलता जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना था। बहलोल ने बहलोल सिक्के चलवाए, जो अकबर के पहले उत्तर भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा। अब अमीरों को मसनद ए अली पुकारा जाता था। उसका अंतिम आक्रमण ग्वालियर पर हुआ। ग्वालियर से वापस आते हुए जलाली के निकट जुलाई 1489 में उसकी मृत्यु हो गई। फिर आ गया आपका सिकंदर लोदी 1498 से 1517 ईस्वी। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से 17 जुलाई 1489 को दिल्ली का शासक बना। उसने आगरा का नवीन नगर बसाया, जहां पर बादलगढ़ का किला निर्माण करवाया गया। 1506 ईस्वी में आगरा जो था सिकंदर लोदी की राजधानी बनी। सिकंदर लोदी गुरुरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। उसने एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसका नाम फरहंदे सिकंदरी रखा गया। उसने नाप के लिए गज ए सिकंदरी प्रारंभ किया, जो 30 इंच का होता था। सिकंदर ने अनाज पर ज़कात लेना बंद करवाया। उसने ब्राह्मणों से जजिया कर लेना पुनः शुरू कर दिया। उसने नगरकोट के ज्वालामुखी की मूर्ति को तोड़ करके उसके टुकड़ों को मांस तोड़ने के लिए कसाईयों को दे दिया। उसने मुरहम में जातिये निकालना भी बंद कर दिया। मुहर्रम में तजिया निकालना बंद कर दिया और मुसलमान स्त्रियों को पैरों और संतों की मज़ारों पर जाने से रोक दिया। सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई आगरा में। अब आ गया इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। प्रमुख अफगान सरदार दौलत खान लोदी पंजाब के सूबेदार थे और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान ने इब्राहिम की सत्ता को समाप्त करने के उद्देश्य से काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। आलम खान 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और यह युद्ध स्थल में ही मारा गया। अब आगे आ गया इब्राहिम लोदी की मृत्यु से लोदी वंश एवं दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो गई। अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 को उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाला नामक स्थान पर हुआ था। पटियाली नामक स्थान पर। उसका पूरा नाम अबू हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। उसने कुल 9 सुल्तानों का जो था शासनकाल देखा था। वह निजउद्दीन औलिया का शिष्य था। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने फारसी मैकियावेली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली को जन्म दिया। वह स्वयं को तोता ए हिंद कहता था। अमीर खुसरो ने भारतीय बानी और ईरानी तंबूरे को मिलाकर के सितार बनाया। आगे आपका सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था जान लेते हैं। केंद्रीय शासन कैसा रहा? कहते हैं केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान होता था। उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था। वो प्रमुख उत्तराधिकारी के काम क्या थे? वजीर का काम था राजस्व विभाग। राजस्व विभाग था उसका विभाग। दीवान ए बजात रखा गया था, प्रधान होता था। आरिज ए मुमालिक सेना विभाग होता था। सेना विभाग का नाम था दीवान ए अर्ज। ठीक। दीवार ए खास अमीर मुंशी के लिए था। शाही पत्र व्यवहार इसका विभाग था दीवान ए इंसा। दीवान रसालत विदेश वार्ताओं और कूटनीतियों संबंधियों की देखभाल करने वाला अधिकारी। सदर उस सुदूर धर्म विभाग का प्रधान होता था। काजी उल कजात न्याय विभाग का प्रधान। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान। अमीर ए आखुर अश्वशाला का प्रमुख। मुंसिफ ए मुमालिक महालेखाकार। अमीर ए मजलिस
शाही उत्सवों का प्रधान था। खाजिन आय का संग्रहण करता। कहता है कि प्रमुख विभाग में उनके कार्य क्या था। दीवान ए वजारत का काम था वित्तीय विभाग। दीवान ए अर्ज का काम था सैन्य विभाग, यानी कि दीवान ए वजारत था वित्त विभाग से संबंधित था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। ठीक, आगे है दीवान ए मुस्त खराज राजस्व विभाग। दीवान ए इंसा पत्रचार विभाग। दीवान ए रसालत विदेश विभाग। दीवान ए खैरात दान विभाग। दीवान ए अमीर कृषि विभाग, अमीर को ही कृषि विभाग। दीवान ए बंदगान दासों का विभाग। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग। दीवान ए वकूफ व्यय विभाग। कर व्यवस्था कैसा रहा। दिल्ली सुल्तानों के समय कुछ मतलब विशेष कर इस प्रकार थे। उसर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज गैर मुसलमानों पर भूमि कर। खम्स लूट में प्राप्त धन के 1/5 भाग पर सुल्तान का अधिकार एवं 4/5 भाग पर सैनिकों एवं अन्य अधिकारियों का अधिकार होता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर सभी सुल्तानों ने 4/5 भाग स्वयं अपने लिए रखा। ज़कात मुसलमानों पर धार्मिक कर। जजिया गैर मुसलमानों पर जो था धार्मिक कर था। सेना की दशमलव प्रणाली क्या रखी। सरखेल 10 घुड़सवारों का प्रधान। सिपाह सलार 10 सरखेलों का प्रधान। अमीर 10 सिपाह हलाकारों का प्रधान। मलिक 10 अमीरों का प्रधान। खान 10 मलिकों का प्रधान। सुल्तान सभी खानों का प्रधान। अब आगे है इक्ताओं का शासन कैसा रहा। प्रांतों में इक्ता के नाम से पुकारा जाता था। प्रांतों को जो था इक्ता के नाम से पुकारा जाता था। इक्ताओं को सिक्कों में विभाजित किया गया, जिसका प्रमुख एक सैनिक अधिकारी सिकदार होता था। सिक्कों को परगना में विभाजित किया गया था, जिसका मुख्य अधिकारी आमिल होता था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जहां पर खुद यानी कि भूस्वामी और मुकद्दम मुखिया मुख्य अधिकारी थी। प्रांतीय या सूबे के स्तर के अधिकारियों को बली मुक्ता अमीर या मलिक के नाम से पुकारा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवान ए वजारत ने इक्ताओं की आय कर अपना नियंत्रण रखा और अंततः इक्ता प्रथा जो था समाप्त किया गया। फिरोज तुगलक ने इक्ता प्रथा को दोबारा शुरू किया। कारखाना कैसा रहा। दिल्ली सुल्तानों ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो था अनेक कारखाना खोले। इन कारखानों में बनने वाले वस्तुएं अमीरों और अन्य धनवान व्यक्तियों को बेची जाती थी, जिससे सुल्तान की आय में वृद्धि होती थी। अफीफ के अनुसार 2 तरह के कारखाने थे। रतीबी यानी कि इनमें काम करने वाले व्यक्तियों को निश्चित वेतन दिया जाता था। गैर रतीबी या काम करने के अनुसार धन दिया जाता था। प्रत्येक कारखाना की देखभाल के लिए मुस्तफिर नामक एक अधिकारी होता था और सभी मुस्तफिकों को के ऊपर एक प्रधान मुस्तफिर होता था। अब आगे है आपका प्रांतीय राज के बारे में जानेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की असफल योजनाओं और प्रशासनिक विफलताओं के कारण साम्राज्य का विघटन होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। इनमें से उत्तर भारत में जौनपुर, मालवा, कश्मीर, मारवाड़ आदि एवं दक्षिण भारत में मावर, खानदेश, बहमनी एवं विजयनगर प्रमुख थे। कश्मीर के बारे में जानें। कश्मीर के हिंदू राज्य की स्थापना सुहादेव ने 1301 ईस्वी में की थी। यहाँ हिंदू शाही वंश का शासक था। शाह मीर शैमुद्दीन के नाम से कश्मीर का प्रथम मुसलमान शासक बना और इंदिराकोट में शाही मीर राज्य की स्थापना की। कालांतर में यह सिकंदर शाह नामक शासक हुआ, जिसके काल में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ 1398 में। उसने मार्तंड मंदिर सहित अनेक हिंदू मंदिरों और मूर्तियों का विनाश किया। उसे बुत सिकन की उपाधि दी जाती। अब आगे है आपका 1420 ईस्वी में सिकंदर शाह का पुत्र शाही खां जो था जैन उल्लाब्दीन के नाम से सिंहासन पर बैठा। जैन उल अब्दीन पर बैठा। उसने बुद्ध शाह एवं महान सुल्तान भी कहा जाता था। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था। वह किबूत उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। उसने शिकायतनामा ग्रंथ की रचना की। 1470 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कश्मीर के लोगों ने उसे बुढ़ शाह की उपाधि दी। उसकी उदार नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। किसको, यानी कि जैनुलाब्दीन को, यानी कि किसको, तो जान लीजिए वो था सिकंदर शाह को। अब आगे हैं
दिल्ली सल्तनत के किसी भी सुल्तान ने कश्मीर पर अधिकार नहीं किया। बाद में अकबर ने उसे अपने राज्य में शामिल कर लिया। जौनपुर नगर को फिरोज शाह तुगलक ने 1359 में बसाया था। जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक मलिक सरवर था, जिसे फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद के मलिक उस सर्क उपाधि दी थी। उसके पद के कारण उसका वंश सरकी वंश कहलाया। सरकी शासकों में सबसे उल्लेखनीय शासक इब्राहिम शाह था, जिसने सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। अटाला मस्जिद, जो जौनपुर ढंग की शिल्प विद्या के देदीप्यमान नमूने के रूप में खड़ी है, इब्राहिम शाह के काल में पूरी हुई झफड़ी मस्जिद का भी निर्माण इब्राहिम शाह ने करवाया था। उसने जौनपुर को एक सुंदर नगर बनवाया और उसके समय स्थापत्य कला में एक नई शैली जौनपुर या सरकी शैली का जन्म हुआ। इस काल में जौनपुर को पूरब का सिराज कहा जाने लगा। सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था, जिसने बलोच लोदी ने 1469 में हराया और 1484 में जौनपुर को अपने अधीन कर लिया। महाकाव्य पद्मावत का रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी जौनपुर का ही निवासी था। अब आगे है महाकाव्य पद्मावत। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने का श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन इख्तियार खिलजी को था। मोहम्मद तुगलक के समय 1338 में बंगाल दिल्ली से स्वतंत्र हो गया। 4 साल बाद इलियास खान नामक एक अमीर ने लखनौती और सोनारगांव पर कब्जा कर लिया और सुल्तान शैमुद्दीन इलियास खां की उपाधि धारण कर बंगाल की गद्दी पर बैठा। फिरोज तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण कर उसकी राजधानी पांडुआ पर कब्जा कर लिया। बाद में दोनों में संधि हो गई। इलियास खां के राजवंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान गयासुद्दीन आजम शाह था। यह अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था और प्रसिद्ध फारसी कवि हाजिफ सिरजी से उसका संपर्क था। बंगाल के अमीरों ने 1493 में अलाउद्दीन हुसैन शाह को बंगाल का शासक बनाया। चैतन्य महाप्रभु अलाउद्दीन के समकालीन थे। उसने सतदीरे नामक आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद उसका पुत्र जो था नसीब खां नुसरत शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। उसने गौड़ में बड़ा सोना और एक कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम शासक गयासुद्दीन महमूद था, जिसे शेरशाह ने हरा करके संपूर्ण बंगाल पर कब्जा कर लिया था। अब आगे आपका गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने राजा कर्ण यानी कि राय करण को 1297 ईस्वी में परास्त करके किया था। मोहम्मद तुगलक ने जफर खां को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया, जिससे 1407 में अपने को गुजरात का स्वतंत्र शासक बना लिया। जफर खां को मुजफ्फर शाह की उपाधि दी गई। कथा कि मुजफ्फर शाह की मृत्यु के बाद उसका पौत्र अहमद शाह सुल्तान बना। उसने नव स्थापित अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। उसने अहमदाबाद में एक जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया। अब महमूद बेगड़ा अपने वंश का अंतिम महानतम शासक था। उसने चंपानेर एवं गिरनार के किलों को जीता, इसलिए उसे बेगड़ा कहा जाने लगा। उसने मुस्तफ़ाबाद नगर की स्थापना की। उसने सिद्धपुर मंदिर का विनाश किया और गुजरात में पहली बार हिंदू पर जजिया कर लगाया। कौन? महमूद बेगड़ा। 1572 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मालवा। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया था तथा तैमूर के आक्रमण के बाद दिलावर खां गौरी ने मालवा के स्वतंत्रता की घोषणा की। आगे है दिलावर खां का पुत्र होशंग शाह अगला शासक बना, जिसने नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद शहर बसाया। होशंग शाह उसने मांडू को अपनी राजधानी बनाई। महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की नींव डाली। मेवाड़ के राणा कुंभा से हुए युद्ध में दोनों शासकों ने अपनी अपनी विजय का दावा किया। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया और महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिलों वाला स्तंभ स्थापित किया। अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया, जैसे कि बाज बहादुर महल सुल्तान नसरुद्दीन शाह बनवाया था। रूपमती का महल यह सुल्तान नसरुद्दीन शाह और है। कुश्क महल महमूद खिलजी। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी। हिडोला भवन हुसंग शाह। ठीक, अब आगे है
मेवाड़ मेवाड़ आधुनिक उदयपुर। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। उसके बाद क्या हुआ, जो उस समय मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह गुहिलौत राजपूत वंश का था। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हिम्मीर देव ने मेवाड़ राज्य की पुनः स्थापना की। इस राजवंश का महान शासक राणा कुंभा था। उसने मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने में उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ बनवाया, जिसे हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोश कहा गया। उसके जयदेव कृत गीत गोविंद पर रसिक प्रिय नामक टीका लिखा है। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा संगा को पराजित किया और 1576 में अकबर ने हल्दीघाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप को पराजित किया। अंत में जहांगीर के समय मेवाड़ में मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया गया। अब आ गया खानदेश। क्या है खानदेश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक राजा फारूकी ने किया था। उसकी राजधानी बुरहानपुर थी और असीरगढ़ का किला एक शक्तिशाली सैन्य अड्डा था। अकबर ने 1601 ईस्वी में खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक, अब आगे विजयनगर एवं बहमनी राज्य। भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य यानी कि वर्तमान में हम्पी की स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की। मोहम्मद तुगलक ने जब कंपली को विजय किया तब हरियर एवं बुक्का को पकड़कर दिल्ली लाया और उन्हें मुसलमान बना लिया। लेकिन जब कंपली ने विद्रोह हुआ तब हरियर एवं बुक्का को दक्षिण की सुरक्षा के लिए दक्षिण भोज भेजा गया। वहाँ पर संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर के वह पुनः हिंदू बन गए। 1336 में हरियर ने हम्पी हस्तिनावती राज्य की नींव डाली। उसी वर्ष तुंगभद्रा के तट पर विजयनगर बसाया। देख लीजिए विजयनगर में कौन कौन शासन किए। पहले संगम वंश आया, फिर आया तुलुप वंश, फिर आया पहले आया संगम, फिर सालुप, फिर तुलुप, ये फिर अराविडो। ठीक, संगम वंश का शासक रहा हरियर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरियर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। ठीक, सालुप वंश में रहा नरसिंह सालुप और तुलुप वंश में रहा वीर नरसिंह तुलुप, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, सदाशिव राय और अराविडो वंश रहा तिरुमल और श्रीरंग टू। हैं कहाँ से मिले वो किताब पढ़ी सब ठीक, खाली किताबें पढ़ी ना, वो दोनों किताब नहीं। हरियर प्रथम यानी 1336 से 1356 ईस्वी यह संगम वंश का प्रथम शासक था। इसकी पहली राजधानी जो था ना अनेगोंडी थी। 7 वर्ष बाद उसने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। उसने होसियल को जीत करके विजयनगर में मिला लिया तथा मदुरा के मुसलमानी राज्य को पराजित किया। बुक्का प्रथम 1356 से 77 उसने मदुरा के अस्तित्व को मिटा करके विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। उसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की। बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडला भेजा। ठीक, उसने विद्यानगर का नाम विजयनगर रखा और कृष्णा नदी को विजयनगर एवं बहमनी राज्य की सीमा बना ली। हरियर दूसर का इसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। यह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। देवराय प्रथम 1406 से 22 कहता है कि उसने हरविलास तथा प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण दिया। इसके काल में इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा की थी। इसने तुर्की तीरंदाजों को सेना में शामिल किया। इसी के शासनकाल में बहमनी शासक फिरोज बहमनी ने विजयनगर पर आक्रमण किया था। अब आगे है आपका देवराय दूसर का 1422 से 1446। यह संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने कौंडबिंदु पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य में मिला लिया था। अब आगे है देवराय दूसर का साहित्य का महान संरक्षक और स्वयं संस्कृत का विद्वान था। उसने 2 संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि और बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना की। उसके समय फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक
ने विजयनगर की यात्रा की थी। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था, जिसे सालुब नरसिंह ने मारकर के सालुब वंश की स्थापना की। सालुब वंश नरसिंह सालुब अपने वंश का एकमात्र शासक हुआ। तुलुब वंश का संस्थापक वीर नरसिंह तुलुब था। कृष्णदेवराय 1509 से 1530 ईस्वी में कृष्णदेवराय तुलुब वंश का सबसे महान शासक था। बाबरनामा में विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय का उल्लेख किया गया है। कृष्णदेवराय के बारे में जानेंगे। कृष्णदेवराय जो था पुर्तगाली यात्री डोमिनियो पायस यात्री आया थे इसके समय में। आंध्र भोज भी कहा जाता था कृष्णदेवराय को, ठीक। इसे हजार मंदिर का निर्माण करता भी कहा जाता था। और इसके समकालीन पुर्तगाली यात्री अल्बुकर्क आए थे, और जो था इसकी रचनाएं अमुक्त माल्याद जाम्बती कल्याणम है, और दरबार में जो था अष्टदिग्गजों का निवास था। कृष्णदेवराय के बारे में अब आगे, उसने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ कहता है कि आमुक्त माल्याद में अपनी प्रशासनिक नीतियों की विवेचना किया। उसने विजयनगर के निकट नागलुपुरम नामक नया शहर बसाया। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस डुयाट बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की थी। अब आगे है, बस आज यहीं तक दोस्तों।